यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सुपर लाइव कंपनी के सीईओ अभिषेक खन्ना के जाने के बाद कार्तिक के ऑफिस में आर्यन आया। आर्यन बहुत टेंशन में लग रहा था। कार्तिक ने आर्यन से पूछा, क्या बात है मिस्टर आर्यन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आर्यन ने कार्तिक को कहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मिस्टर कार्तिक। जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। कार्तिक ने आर्यन को कहा, पहले तो आप आराम से बैठिए और पानी पीजिए, फिर मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है जो आप इतने ज़्यादा टेंस हैं। आर्यन ने कार्तिक को कहा, यहाँ की एक और एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसका नाम भी आपकी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, स्टार म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनी। उसकी ओनर एक लड़की है और 2 लड़के उसके पार्टनर्स हैं। वह तीनों उस कंपनी को मिलकर चलाते हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत समय से दबाव डाला हुआ था कि मैं अपनी सारी कंपोजिशंस उनको दे दूं। मैं कब से उन्हें बातों में टाल रहा था, पर अब जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली है, तब से वो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे हर्रासे करने के लिए मेरे घर ही आ गए। वहाँ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। आप यकीन करोगे, मैं अपने खुद के घर से उन लोगों के बीच में से उठकर सीधा यहाँ आ गया हूँ। मुझे पता है वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अभी यहाँ पर भी आ धमकेंगे। वो लड़की तो अजीब किस्म की साइको है, मुझे बेहद घबराहट हो रही है। कार्तिक ने आर्यन को कहा, रिलैक्स मिस्टर आर्यन, आप इतना पैनिक मत होइए। मुझे ठीक से बात बताइए। मैं आपका प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा। अगर आप उनको भी कोई गाने देना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। ये ठीक है कि आप अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी कंपनी के प्राइम म्यूजिक कंपोजर हैं। उसके बावजूद मैं आपकी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। अगर आपके पास उनके टेम्परामेंट के हिसाब से कंपोजिशंस हैं तो बेशक आप वो उनको दे दीजिए। मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। आर्यन कार्तिक का बड़ा दिल देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर इस बार मुस्कुराहट आ गई। उसने कार्तिक को कहा, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं मिस्टर कार्तिक। आपकी जेनरिसिटी का मैं कायल हो गया हूँ। पर बात कुछ और है। पहली बात तो वह लोग इस लायक ही नहीं है कि मैं अपनी कंपोजिशन उनको दूं, इसलिए ही मैं बहुत समय से उन्हें टाल रहा था। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी आपने मुझे फ्री हैंड दिया है, आपका इतना कोऑपरेटिव नेचर देखकर अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फ्यूचर में भी ऐसा कभी कोई काम करूंगा ही नहीं। और रही इन लोगों की बात, ये लोग सिर्फ अपने लुक्स, म्यूजिक बैंड और स्टेज तमाशा करके खुद को सिंगर्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सही मायने में तो ये लोग बहुत ही फूहड़ हैं। म्यूजिक की इनको सही सेंस है ही नहीं। मैं कभी भी इस तरह के शो ऑफ करने वाले लोगों को अपनी कंपोजिशंस नहीं दे सकता। कार्तिक ने आर्यन को कहा, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। जब आप इतना क्लियर हैं तो फिर इतनी टेंशन में क्यों है? रिलैक्स रहिए। अगर आप उन्हें नहीं देना चाहते तो वह जबरदस्ती तो आपसे आपकी कंपोजिशंस नहीं ले सकते। आर्यन ने कार्तिक को कहा, अभी आप उन लोगों से मिले नहीं हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। एक बार मिल लेंगे तो आपको पता चलेगा वह किस हद तक बदतमीज लोग हैं। मेरे घर आकर चीखा चिल्ली शुरू कर दी थी उन्होंने। और वह लड़की, तौबा, वह तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है। उससे डील करना या उसे समझाना मेरे बस का तो बिल्कुल ही नहीं है। ईश्वर मेरी रक्षा करें उस चुड़ैल से। जिस तरह से आर्यन ने हवा में हाथ खड़े करके यह बात कही, कार्तिक हंस दिया। कार्तिक ने आर्यन को बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं उन लोगों से खुद डील कर लूंगा। कार्तिक और आर्यन बात ही कर रहे थे कि कार्तिक के केबिन के बाहर शोर सुनाई देने लगा। कार्तिक का सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट किसी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस तरह अंदर नहीं घुस सकती, पर कोई लड़की बाहर से चिल्लाकर कह रही थी, मुझे तुम्हारे चेयरमैन से मिलना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कार्तिक कुछ समझता इससे पहले ही उसके केबिन का दरवाजा झटके से खुला।
सामने 28-30 साल की लड़की खड़ी थी। उसने जरूरत से ज्यादा मेकअप किया हुआ था, इतना ज्यादा कि उसका चेहरा अजीब सा लाल सफेद लीपा पुता लग रहा था। उसके साथ 2 लड़के भी थे। उनके पीछे कार्तिक के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और रिसेप्शनिस्ट खड़े थे। उन सबके चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। वह चाहते तो फोर्सफुली उनको रोक सकते थे, पर कार्तिक जानता था कि उसके गार्ड उसी की तरह बहुत वेल बिहेव है। आखिर वो सब एक्स मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं। किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करना उनकी फितरत में ही नहीं है, इसलिए वह लड़की इस तरह अंदर घुसने की हिम्मत कर पाई। अगर वह दोनों लड़के अकेले होते तो कार्तिक के ऑफिस तक तो क्या, बिल्डिंग के अंदर भी पैर नहीं रख सकते थे। उस लड़की के तेवर देखकर कार्तिक ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, आने दो इनको। वह लड़की कार्तिक की रिसेप्शनिस्ट का हाथ झटकते हुए तेजी से अंदर बढ़ी और कार्तिक के ऊपर चिल्लाती हुई बोली, मुझे इस फालतू सी कंपनी के मालिक से मिलना है। आप दोनों में से ये कंपनी किसकी है? उसने कार्तिक और नील की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिक को उसकी टोन पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी लिपीपुती शक्ल देखकर कार्तिक को हंसी भी आ रही थी। कार्तिक ने उस लड़की को बहुत आराम से जवाब दिया, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं और यह इस कंपनी के सीईओ मिस्टर नील हैं। और यह कंपनी बिल्कुल भी फालतू नहीं है, पर हाँ कभी कभी यहाँ फालतू लोग आ जरूर जाते हैं, जैसे आप चली आए हैं मुंह उठाकर। कार्तिक की बात पर वो लड़की फुनफुनाती हुई बोली, आप समझते क्या है खुद को? कार्तिक ने बहुत ही सरकास्टिक टोन में कहा, ऊंचा सुनती है क्या आप? अभी तो बताया मैंने, स्टारमून एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस हूं मैं। और आप इतनी बेवकूफ़ है कि मेरी कंपनी में खड़ी होकर बार बार मेरा ही इंट्रोडक्शन मांग रही हैं। कार्तिक की इस बात पर वह लड़की सकपका गई और नील खिलखिलाकर हंस दिया। नील समझ गया कि कार्तिक इस वक्त उस लड़की की खिंचाई करने के मूड में है। उस लड़की ने तिलमिलाते हुए कार्तिक को कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्यन अपनी सारी कंपोजिशंस तुमको नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हम कब से इनसे बात करके बैठे हैं। हम तीनों को अपनी नई एल्बम के लिए इनकी कंपोजिशंस चाहिए, तो चाहिए बस। ऐसे कैसे रातों रात आर्यन को तुमने अपनी कंपनी में हायर कर लिया और बाहर के काम करने से मना कर रहे हो? ये क्रिएटिव आदमी है, तुम्हारे गुलाम नहीं है, कार्तिक ने उस लड़की को कहा। अच्छा, तो ये बात तुम्हें मालूम है कि क्रिएटिव आदमी अपनी मर्जी से काम करता है, किसी का गुलाम नहीं होता। फिर तुमने किस बात की इतनी जबरदस्ती लगा रखी है? पढ़ी लिखी मालूम होती हो, फिर ऐसे जाहिलों वाले सवाल क्यों कर रही हो? अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वह उस कंपनी के लिए गाने लिखेगा। और रही तुमको गाने देने या ना देने की बात, उसके लिए काबिल होना भी जरूरी है। उस लड़की ने पहले से भी ज्यादा चिल्लाते हुए कार्तिक को कहा, साफ पता चल रहा है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुमने यह नई कंपनी खड़ी तो कर ली, पर तुम्हें मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है। तुमको पता भी है इंस्टाग्राम पर मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को कितने मिलियन व्यूज आते हैं। अगर तुम्हें मालूम होता तो तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करते। इनफैक्ट आर्यन की कंपोजिशंस मुझसे ज़्यादा कोई डिज़र्व नहीं करता, इसलिए तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानती जो एक आर्टिस्ट को उसका काम फ्रीली करने से रोक दे। मिस्टर आर्यन अपनी सब कंपोजिशंस हमको देंगे। तुम चुपचाप अपने लिए कोई और म्यूज़िक कंपोजर ढूंढ लो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह लड़की गुस्से में पागलों की तरह चीख रही थी। नील को भी अब इस तमाशे में मजा आ रहा था। उसने आग में घी डालने के लिए उस लड़की को कहा, ये पहली बात है जो तुमने बिल्कुल सही कही है। वाकई तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो थोड़ी बहुत चुड़ैल जैसी दिख भी रही हो। कितना सारा लाल सफ़ेद, जाने क्या क्या तुमने अपने मुंह पर पोत रखा है। बस साइड से 2 दांत और बाहर आ जाए तो बाई गॉड पक्का चुड़ैल ही दिखोई। नील के ये कहते ही वहां खड़े बाकी सब लोग भी जोर से हंसने लगे। उस लड़की के साथ जो 2 लड़के थे, उनमें से एक नील पर गुर्राते हुए बोला, तमीज से बात करो, तुम जानते नहीं हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। उस लड़के के इस तरह धमकी देने पर नील के एक्सप्रेशन स्प्लिट सेकंड में चेंज हुए। नील ने आइसी कोल्ड टोन में उस लड़के की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, अपनी आवाज नीचे रख लड़के,
वरना तू नहीं जानता कि तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। नील ने जब उस लड़के को ऐसे कहा तो वह लड़की नील पर चीखती हुई बोली, इसको क्या डरा रहा है, मुझसे बात कर। तुझको अंदाजा नहीं है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया तो मेरे फैंस तुम्हारे ऑफिस का क्या हाल करेंगे। मेरे लाखों फैंस मेरी एक आवाज़ पर तुम्हारे इस घटिया ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे और इसके सारे खिड़कियां शीशे तोड़ डालेंगे। कार्तिक को पता नहीं क्यों आज गुस्सा नहीं आ रहा था। उस लड़की को चीखते देखकर मजा आ रहा था। कार्तिक ने कहा, 2 लाख फैंस, कौन से स्कूल से पढ़ी हो तुम, जो 20 लोगों को 2 लाख बोल रही हो। गिनती बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तुम्हारी। तुम्हें वापस स्कूल में एडमिशन लेने की ज़रूरत है। वह लड़की गुस्से में पागल हुई जा रही थी। उसने कार्तिक को कहा, तुम लोग फेक हो, धोखेबाज हो, दूसरे को नीचे खींचकर खुद ऊपर चढ़ना चाहते हो। तुम जानते हो कि अगर आर्यन के गाने मुझे मिलेंगे तो तुम्हारी जो भी सो कॉल सिंगिंग स्टोर्स हैं वह मेरे आगे कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं साबित होंगी और तुम अपनी घटिया स्टोर्स को ऊपर चढ़ाने के लिए मेरा करियर तबाह करने पर तुले हुए हो। कार्तिक जो अब तक बहुत कूल खड़ा था अब उसको सच में गुस्सा आना शुरू हो गया। जब उस लड़की ने उसकी कंपनी के सिंगिंग स्टोर्स के बारे में कहा, कार्तिक ने उसे गुस्से में बोला, जबान संभाल के बात करो, फ्रॉड, चीटर, ये सब किसको कह रही हो। वह कार्तिक पर चिल्लाते हुए बोली, चीटर को चीटर ही कहा जाता है। तुम लोग चीटर हो, तुम्हारा पूरा खानदान चीटर है। तुमने जितने भी अब तक अपने एडमायर इकट्ठे किए हैं वह सब चीटर हैं। तुमने मिस्टर आर्यन को भी चीट से भड़काकर अपनी तरफ मिला लिया है। कार्तिक का पारा अब हाई हो चुका था। उस लड़की ने बात ही इतनी घटिया कही थी। कार्तिक ने उस लड़की को कहा, ये खानदान वाली बात अगर किसी लड़के ने कही होती तो मैं यहीं पर उसकी गर्दन दबा देता। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि 1 मिनट में मेरे ऑफिस के बाहर निकल जाओ। आज सुबह से दिन कोई खास अच्छा नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि सबका गुस्सा तुम पर ही निकल जाए। उस लड़की ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, तुम मुझ पर क्या गुस्सा निकालोगे, अभी देखना, बल्कि मेरे साथ जो तुम कर रहे हो इस बात का गुस्सा मेरे लाखों फैंस तुम्हारे ऊपर किस तरह निकालते हैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। कार्तिक ने उस लड़की की नकल उतारते हुए कहा, ओह माय गॉड, 2 लाख फैंस, मैं तो डर गया भाई, मेरी तो जान निकली जा रही है। कार्तिक नील के पीछे छुपता हुआ बोला, नील भाई बचाओ मुझे, इसके लोग मुझे मार डालेंगे। नील की जोर से हंसी छूट गई। नील ने कहा, अरे डर मत यार, मैं बचा लूंगा तेरे को। इसके 2 फैन जो इसके पीछे खड़े हैं उन्हीं को 2 लाख कह रही है ये। वो दोनों इससे भी ज्यादा कार्टून हैं। एक चमाट मारूंगा तो नीचे पड़े होंगे। अब तक साशा जो सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी उसने कहा, लाओ इस सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग डिटेल में बताती हूँ। इसका घर दिल्ली के बाहर बने आउटस्कर्ट्स स्लम एरिया में था। मतलब वहां पर यह पैदा हुई है। हालांकि बुराई इसमें नहीं है। जो बातें ज्यादा कमाल है वो ये कि इसने 11 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई है। 10 साल में इसका एक भी गाना हिट नहीं हो सका है। इसने लोगों से फेक रिव्यूज करवाए हैं। फिर साशा ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, हाँ तो मैडम बिग सिंगिंग स्टार, अभी बहुत हो गया या आपका कच्चा चिट्ठा और भी खोलूं। वह लड़की अब ऐसे चुप खड़ी थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। ये फैक्ट बात थी कि 2 लाख छोड़ो उसके पास 2000 जेनुअल फैन नहीं थे। साशा ने उस लड़की को कहा, ये जो मुश्किल से 1000-2000 फैंस भी तुमने किसी तरीके से इकट्ठा कर लिए हैं, अगर इन्हें तुम्हारा सच पता चल जाए तो ये भी तुम्हारे मुंह पर थूक कर जाएंगे। जो भी तुम रिकॉर्ड्स मार्केट में लाती हो वह ओरिजिनल तुम्हारी आवाज़ नहीं है। उन ऑडियोज़ को कितना टैम्पर किया जाता है ये सारी डिटेल्स भी मेरे पास आ चुकी है। कहो तो कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइनर्स बनवा दूं। साशा की बात सुनकर वह लड़की अब बुरी तरह कांप रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसके साथ खड़े लड़कों की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे अभी रो देंगे। उस लड़की ने इस बार बहुत बेचारी आंखों से कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने उसे कहा, फिक्र मत करो, मैं बिना बात किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता।
तुम यहाँ से अब बाहर निकल जाओ और दोबारा मेरी कंपनी के या आर्यन के आसपास भी नजर नहीं आना। याद रखना मेरी यह बात। अगर तुमने दोबारा मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कार्तिक मित्तल चीज क्या है। कार्तिक की बात पर वह लड़की चुपचाप सिर झुकाकर ऑफिस के बाहर निकल गई और साथ में उसके दोनों चमचे भी। पर उस लड़की का एटीट्यूड भी कुत्ते की पूंछ था। आसानी से मानने वाली वह थी नहीं। उसके दिमाग में अब कुछ और ही स्कीम चलनी शुरू हो गई थी। आर्यन के गानों को खरीदने की जिद करने वाली वह लड़की कार्तिक के ऑफिस से गुस्से में निकल तो गई, पर उसके दिमाग में आगे का गेम प्लान चल रहा था। कार्तिक के ऑफिस से निकलकर वह लड़की सीधा रेहाना के पास गई। रेहाना यूं तो म्यूजिक फील्ड में उसकी कंपेटिटर थी। अभी पिछले दिनों ही उसे पता चला था कि उसने भी आर्यन के गाने खरीदने की कोशिश की थी और आर्यन ने किसी एंटरटेनमेंट कंपनी की वजह से उसे वह गाने बेचने से मना कर दिया। तब तक ये लड़की, जिसका असली नाम तो पूनम था, पर म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम अमोल रख लिया था। ये लड़की तब तक यह नहीं जानती थी कि आर्यन ने जिसके लिए रेहाना को गाने देने से मना किया है वह कार्तिक ही है। पर अब कार्तिक से मिलने के बाद उसको अंदेशा हो गया था कि हो ना हो रेहाना ने भी कार्तिक के हाथों ही मात खाई है। वरना रेहाना जैसी लड़की आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं है। वह लड़की अमोर जब रेहाना से मिलने उसके घर पहुंची तो रेहाना उसको देखकर सरप्राइज हुई। रेहाना ने उससे हैरान होते हुए पूछा, क्या बात है पूनम, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई हो? यूं तो उस लड़की को कोई पूनम नाम से बुलाए तो वह बहुत बुरी तरह भड़क जाती थी, पर इस समय वह अपने मतलब से रेहाना के पास आई थी, इसलिए उसने उसे छेड़ा नहीं। बस बहुत पोलाइटली कहा, हम म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरा नाम अमोर है, मुझे अमोर ही बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। रेहाना ने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमोर हो या पूनम, तुम अपने आने का मकसद बताओ। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम किसी फ्रेंडली नोट के लिए तो मुझसे मिलने नहीं आई हो, इसलिए जो कुछ भी है साफ बोलो। रेहाना का एटीट्यूड देखकर पूनम ने भी अब बात को खींचा नहीं। वो सीधे पॉइंट पर आ गई। पूनम ने रेहाना को कहा, मुझे पता है कि पास्ट में आर्यन के कुछ गानों पर तुमने एल्बम बनाया है। मैं भी अपने कमिंग एल्बम के लिए आर्यन के कुछ गाने चाहती थी। मैं कब से उसे अप्रोच कर रही थी और वह आजकल आजकल करके टाल रहा था। सीधे सीधे उसने मुझे कभी मना नहीं किया था। अब मैं जब उससे फाइनल बात करने गई तब उसने कहा कि वह किसी कंपनी के लिए काम करने लगा है। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुका है, इसलिए वो मुझे अपने गाने नहीं दे सकता। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे इतने समय से लटका रखा था। इस होप में कि मुझे आर्यन से गाने मिलने वाले हैं, मैंने किसी भी और म्यूजिक कंपोजर को कांटेक्ट नहीं किया। और अब वो लास्ट मिनट पर मुझे ऐसे धोखा दे गया। मैं वही गई थी जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया है। उस कंपनी का चेयरमैन और सीईओ दोनों बहुत ही बदतमीज हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि आखिर आर्यन जो कभी इतना पोलाइट था अब इतना बदतमीज कैसे हो गया। उन लोगों के साथ रहकर उस भेड़ आदमी के पर निकल आए हैं। रेहाना पूनम की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। पूनम को ये बात बहुत ऑकवर्ड लगी। पूनम ने रेहाना से पूछा, मैंने ऐसी कोई फनी बात तो कही नहीं जो तुम मुस्कुरा रही हो? रेहाना ने पूनम को कहा, मैं तुम्हारी स्मार्टनेस पर मुस्कुरा रही हूँ। तुमने अपना होमवर्क बढ़िया किया है। तुमको पता चल चुका है कि आर्यन ने कार्तिक मित्तल की वजह से ही मुझे मेरी एल्बम के लिए गाने देने से मना किया है। वो पुरानी कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ही तुम मेरे पास आए हो ना। रेहाना की बात सुनकर इस बार पूनम भी मुस्कुरा दी। उसने रेहाना से कहा, हाँ बात तो कुछ ऐसी ही है। उस आदमी ने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया है। मैं वो बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। मेरा बस चलता तो वहीं उसके सिर में गोली मारकर उसको खत्म कर देती। रेहाना ने पूनम की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मेरे दिल में भी उसको लेकर सेम फीलिंग्स हैं।
मेरा बस चले तो उसके टुकड़े करके चील कौओं को खिलाऊं। मुझे उस घटिया आदमी से बहुत नफरत है। उसके साथ कुछ चमचे चमचियां भी उसने पाल रखे हैं। मुझे एक एक करके उन सबको सबक सिखाना है। इतनी आसानी से मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बस मैं अपने टाइम का वेट कर रही हूँ। पूनम ने रेहाना से पूछा, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है क्या? रेहाना ने पूनम को कहा, फिलहाल इमीडिएट तो कोई प्लान नहीं है। पर मैं जानती हूँ हर्षद जब वापस आएगा तब मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। रेहाना की बात पर पूनम ने चौंकते हुए कहा, यू मीन हर्षद पटेल? दैट माइनिंग किंग? रेहाना ने मुस्कुराकर पूनम को बोला, कम ऑन यार। अब तुम प्रिटेंड मत करो। मैं और हर्षद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मीडिया ने भी खूब मसाले लगाकर हमारी इंटीमेसी की तस्वीरें छापी हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस हर्षद के बारे में बात कर रही हूँ। पूनम रेहाना की बात सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर उसने पूनम को कहा, हर्षद पटेल जब वापस आएंगे तब वो तुमको सपोर्ट करेंगे ही। पर मेरे पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसे तुम हमारा बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। पूनम की बात पर रेहाना ने चौंकते हुए पूछा, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? पूनम ने एक्साइट होते हुए रेहाना को कहा, तुम जानती हो उसने आर्यन की कंपोजिशंस इस तरह आनन फानन में इतने बड़े प्राइस पर क्यों खरीदी हैं? उस आदमी की सिर्फ एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है, वह आदमी एक बहुत बड़े रिजॉर्ट, स्टार मून रिजॉर्ट का भी मालिक है। सुना है कुछ टाइम पहले उसके किसी दुश्मन ने उस रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। अब अपने दुश्मनों को जलाने के लिए वह रिजॉर्ट को पहले से भी ज्यादा लेविश बनाकर रीओपन कर रहा है। पूनम की बात पर रेहाना ने खींचते हुए कहा, कट दिस क्रैप बेबी। वह अपने किसी रिजॉर्ट को रीओपन करें या बंद करें, लेविश करें या न करें, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा इन बातों से क्या लेना देना? पूनम ने रेहाना को कहा, पहले पेशेंस के साथ मेरी बात तो सुनो। मुझे पता चला है कि उसी रिजॉर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी को ये कार्तिक मित्तल बहुत ही ग्रैंड स्केल पर करना चाहता है। उसी रीओपनिंग सेरेमनी में वह अपनी इस एंटरटेनमेंट कंपनी की कुछ सिंगर्स को लॉन्च कर रहा है। उन्हीं सिंगर्स के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजिशंस वह कार्तिक मित्तल चाहता था। इसलिए उसने आर्यन को कांटेक्ट किया और शीशे में उतार लिया। आर्यन भी उसकी बातों में ऐसा आ गया है कि उसने तुमको, मुझको, सबको धोखा देकर बीच मझधार में छोड़ दिया है। हमें मिलकर इन सब से बदला तो लेना ही होगा। रेहाना ने पूनम की बात पर इरिटेट होते हुए कहा, बस इसी बात को तुम बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन कह रही हो। ये बातें तो मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे खुद भी पता है कि वह किसी रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में अपने क्लब की कुछ लड़कियों को गंवाना चाहता है। उस इडियट को लगता है कि उसकी वो लड़कियां बहुत बड़ी सिंगर है। वो आर्यन की कंपोजिशन गाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा स्टेज दे रहा है। उसको आइडिया भी नहीं है कि आर्यन की कंपोजिशंस कितनी टफ होती हैं। उसकी वह सो कॉल्ड सिंगर जो अब तक उसके क्लब में गाती रही हैं, उनकी तगड़ी इंसल्ट होने वाली है। ये बात मुझे पहले से पता है। हमें इसमें कुछ करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। और एक बार उसका इवेंट फ्लॉप हो गया तो वह वैसे भी सातवें आसमान से जमीन पर आ गिरेगा। पूनम ने रेहाना को कहा, यहाँ तुम गलत हो। तुमने शायद ठीक से तहकीकात नहीं की। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। उसका कार्तिक मित्तल की सिंगर एवरेज सिंगर्स नहीं हैं, बल्कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है। वह सब एक से एक गाती हैं। इसलिए यह बात तो रहने ही दो कि स्टेज पर उनकी कोई बेइज्जती होने वाली है। बल्कि आर्यन की कंपोजिशंस तो उनके टैलेंट में और चार चांद लगा देंगी। मेरे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, बल्कि यह कहना चाहिए कि असली इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास वही है। रेहाना ने चिढ़ते हुए पूनम को कहा, तुम बातों को इतना ड्रैग क्यों कर रही हो? सीधे सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आती? जो कहना चाहती हो साफ कहो। पूनम ने रेहाना को बताया, बुल फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी के बारे में तो तुम जानती हो। देश विदेश में वह वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है।
बड़े बड़े इवेंट्स वाले उन्हीं को कांटेक्ट करते हैं लाइव कवरेज के लिए। हाँ, उनका सीईओ थोड़ा ठरकी किस्म का है, पर यह बात तुमको भी पता ही है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी बातें बहुत नॉर्मल है। उसने कार्तिक से भी कुछ इसी तरह की बात कह दी। सुना है उस कार्तिक मित्तल की सिंगर्स सुंदर भी बहुत है। अब वो बुलफाइट कंपनी का सीईओ डैनियल कैरेक्टर का कैसा है वह तो तुम और मैं दोनों जानती हैं। उसने अपनी डिमांड रखी होगी और कार्तिक मित्तल भड़क गया। उस कार्तिक मित्तल में इतना एरोगेंस है कि उसने बुलफाइट जैसी कंपनी के सीईओ को उठाकर कंपनी के बाहर फेंकवा दिया। रेहाना पूनम की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। यह इन्फॉर्मेशन उसके लिए वाकई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। रेहाना ने पूनम से पूछा, कार्तिक ने बुलफाइट के सीईओ को बाहर फेंकवा दिया? ओएमजी, वह आदमी पागल तो नहीं है? उसको अंदाजा भी है कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राइज करना चाहता है और बुलफाइट जैसी कंपनी से पंगा ले लिया। पूनम ने रेहाना को कहा, यही बात तो मैं कह रही हूँ। माना कि वह आदमी थोड़ा अजीब है पर उसको हैंडल करने के 100 तरीके थे। कार्तिक ने तो उसके साथ ऐसा बीएफ किया जैसे वह कोई जानवर हो। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वह डैनियल इस बात को जाने नहीं देगा। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। वह उनमें से है जो अपना बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठते। मैं तो इस तालाब की बहुत छोटी सी मछली हूँ। सच तो ये है रेहाना कि तुम मुझसे ज़्यादा बड़ी स्टार हो, ज़्यादा पावरफुल हो। तुम्हारे कनेक्शन मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम अगर चाहो तो उस कार्तिक को सबक सिखा सकती हो। पूनम जानबूझकर रेहाना को चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि रेहाना भी बहुत एवरेज सिंगर है। उसकी तरह रेहाना के फॉलोअर्स भी सब फेक हैं, सब कुछ पेड प्रमोशन की करामात है। इनफैक्ट रेहाना ने तो पूनम से भी बड़ा फरेब फैला रखा था। जिन 3 गानों की हिट होने पर वह इतरा रही थी, दरअसल वो आंकड़े भी सारे झूठे हैं। ये बात पूनम को अच्छे से पता थी। पर इस समय पूनम रेहाना की झूठी तारीफें जानबूझकर कर रही थी। वह जानती थी कि अपने बल पर तो वह कार्तिक से बदला नहीं ले पाएगी। रेहाना सिंगर चाहे कितनी भी एवरेज हो, कांटेक्ट मेंटेनिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर रही थी। रेहाना भी पूनम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर 7वें आसमान पर उड़ने लगी थी। उसे अच्छा लग रहा था कि पूनम खुद को उससे नीचे के लेवल का सिंगर मान रही है। उसने इतराते हुए पूनम को कहा, अरे ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, मेरे मुकाबले तुम्हारे पास फॉलोअर्स थोड़े कम है, पर मुझे पता है कि तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगी। मेरी आवाज की तो फिर बात ही अलग है, उसके तो दीवाने हैं लोग। लेकिन तुम भी अच्छा गाती हो, इसलिए दिल छोटा मत करो। रेहाना का एटीट्यूड देखकर पूनम अंदर अंदर कुढ़ रही थी, पर उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। पूनम ने रेहाना से पूछा, अब क्या करने की सोचा है तुमने आगे? रेहाना ने पूनम को कहा, तुमने मुझे बहुत काम के इन्फॉर्मेशन दी है। देखती हूँ कि आगे का क्या प्लान बनाना है। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। पूनम समझ गई कि रेहाना इशारों में उसे कह रही है कि तेरा काम खत्म, अब तू जा यहाँ से। पूनम सोफे से उठते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जैसा भी हो मुझे बताना। रेहाना ने हाँ में सिर हिला दिया। पूनम के जाते ही रेहाना का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, स्टार मून रिजॉर्ट का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कौन देखता है, पता करो। उनको मेरा एक मैसेज कन्वे करना है। रेहाना की असिस्टेंट ने उससे पूछा, मैम स्टार मून रिजॉर्ट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का नंबर हमारे पास है। आप बताएं, क्या मैसेज कन्वे करना है? रेहाना ने अपनी असिस्टेंट को कहा, 20 दिन बाद उस रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी है। उनसे कहो कि रेहाना मैम आपके लिए एक स्पेशल फेवर करना चाहती हैं। वह आपकी इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगी, और अगर वह घबरा जाए कि मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करूंगी, तो उनको बता देना कि मैं ये परफॉर्मेंस एक गुडविल जेस्चर में दूंगी। मुझे इसके लिए कोई चार्ज नहीं चाहिए। रेहाना के असिस्टेंट उसकी बात सुनकर हैरान रह गई।
रेहाना जो बिना पैसे के कहीं एक लाइन नहीं गाए, वो एक इवेंट में फ्री में परफॉर्मेंस देना चाहती है, वह भी स्टार मून रिजॉर्ट में। रेहाना की असिस्टेंट ये जानती थी कि थोड़े दिन पहले ही स्टार मून रिजॉर्ट के मालिक से रेहाना का झगड़ा हुआ है, और वह झगड़ा भी कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। रेहाना की असिस्टेंट मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन रखती थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि जिस आदमी का स्टार मून रिजॉर्ट है उसी आदमी का वह कल्चरल क्लब भी है, जहां से पिछले दिनों रेहाना को जलील करके निकाला गया था। और आज रेहाना उसी आदमी के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में फ्री ऑफ चार्ज परफॉर्म करना चाहती है, बल्कि खुद आगे से बढ़कर उन्हें कांटेक्ट भी कर रही है। ये बहुत शॉकिंग बात थी। रेहाना की असिस्टेंट भी समझ नहीं पा रही थी कि रेहाना के दिमाग में चल क्या रहा है। रेहाना की असिस्टेंट कंफ्यूजन में वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रेहाना कनिंगली मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके वहीं सोफे पर लेट गई। उसके दिमाग में एक शातिर प्लान घूम रहा था। उसने सोच लिया था कि आगे उसे करना क्या है। वह सोफे पर लेटी हवाई किले बना रही थी कि तभी उसकी असिस्टेंट उल्टे पांव भागती हुई आई। उस असिस्टेंट के चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है। उसने आते ही रेहाना को कहा, मैम अनबिलीवेबल बात हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे कहूँ। पूनम के जाने के बाद रेहाना ने अपनी असिस्टेंट को कहा कि स्टार मून रिजॉर्ट के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में फ़ोन लगा कर कहे कि रेहाना उनकी रीओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस देना चाहती है, वह भी फ्री ऑफ चार्ज। रेहाना को लगा था कि रेहाना जैसी बड़ी आर्टिस्ट से परफॉर्मेंस का ऑफर सुनकर रिसोर्ट वाले तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे, और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रेहाना के दिमाग में कोई बड़े प्लान्स चल रहे थे। वह उन्हीं को सोचकर खुश हो रही थी जब उसकी असिस्टेंट उल्टे पांव भागती हुई आए। उसने रेहाना को कहा, मैम कमाल हो गया, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा जो मैंने सुना। रेहाना ने अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहा, ये ओवर ड्रामेटिक बिहेव बंद करो और साफ साफ बोलो क्या हुआ है। रेहाना की असिस्टेंट ने उसे बताया, मैम मैंने उन्हें कहा कि उनके रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी में आप परफॉर्मेंस देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा उन्हें आपकी परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसी बात पर इतना हैरान हो गई थी। फिर मुझे लगा कि उन्हें लगा होगा कि आप बहुत बड़ी स्टार हैं, तो आपका चार्ज बहुत हाई होगा, इसलिए वो घबराकर मना कर रहे हैं। तो मैंने उनको अश्योर करने के लिए बताया कि आप इस परफॉर्मेंस का की चार्ज नहीं लेंगी। आप अपनी खुशी से उन लोगों के लिए ये फेवर देना चाहती हैं। मैम पर वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड जो कोई भी था, वो तो बहुत ही बदतमीज था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मैम फेवर देना नहीं चाहती, फेवर लेना चाहती है, और हमने इन दिनों चैरिटी करना बंद कर रखा है। ये है तुम्हारी मैडम की असलियत, और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मैम की असलियत बताई है। तुम एक बहुत ही डबल फेस औरत के यहाँ काम करती हो, बेटर है कि वहाँ से जॉब छोड़कर कहीं और ढूंढ लो। खैर पर्सनल नोट पर अगर बात नहीं करना चाहती तो प्रोफेशनल नोट पर मेरा आंसर ये है कि हमारे यहाँ किसी भी आउटसाइडर परफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सॉरी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मिस रेहाना परफॉर्मेंस, इवन इफ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। रेहाना मैम मैं तो तब से सदमे में हूँ कि यह कैसे हो सकता है कि कोई आपको इस तरीके से मना कर दे। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर रेहाना शॉक रह गई। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि उस जैसी एस्टेब्लिश्ड स्टार को वह लोग इस तरह रिफ्यूज़ कर देंगे, और ना सिर्फ रेफ्यूज कर देंगे बल्कि उसकी असिस्टेंट को उसके बारे में इतना अनाप शनाप भी बोलेंगे। ये सब उसके लिए अब ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता जा रहा था। रेहाना ने अपने असिस्टेंट को कहा, ये कैसी कंपनी है जिन्होंने इस तरह के घटिया लोग पब्लिक डीलिंग के लिए बिठा रखे हैं। इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है क्या? किसी सीनियर आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। ये लोग इनसिक्योर हैं। इनको लग रहा होगा कि अगर मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी तो फिर इनके आर्टिस्ट्स को कौन पूछेगा। पर ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं।
इनको इतनी भी समझ नहीं है कि इस तरह के इवेंट में क्राउड पुल करने के लिए एस्टेब्लिश्ड स्टार्स की ज़रूरत पड़ती ही है। बल्कि मेरी परफॉर्मेंस से इनके उन नए आर्टिस्ट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचता। इनके उस लाइव ब्रॉडकास्ट को बहुत वास्ट कवरेज मिलता, लोग मुझे देखने के लिए आते और साथ साथ इनके आर्टिस्ट्स को भी एक्सपोजर मिल जाता। आज मुझे यकीन हो गया कि यह कंपनी बहुत जल्द डूबेगी। जहां पर ऐसे नमूने बैठा रखे हैं जिनको बात करने की तमीज नहीं है, ना ही कोई मार्केट सेंस है, वहां पर कंपनी लंबे समय तक सरवाइव कर ही नहीं सकती। रेहाना गुस्से में बोले ही चली जा रही थी और उसकी असिस्टेंट चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। इस पल तो उसको अपनी मैडम वाकई समझदार दिखाई दे रही थी, पर मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या रेहाना सचमुच ऐसी बड़ी स्टार है जिसके लिए कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए। रेहाना की असिस्टेंट की बात दरअसल नील से हुई थी। कंपनी अभी नई थी तो वह लोग मिलकर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स देख रहे थे। जब तक कि नई रिक्रूटमेंट ना हो जाए, नील के पास पब्लिसिटी डिपार्टमेंट भी था। उसकी असिस्टेंट ने जिस नंबर पर फ़ोन किया वो नील का ही नंबर था। नीले ने तो रेहाना की धज्जियां उड़ा दी थी। रेहाना को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी असिस्टेंट नील से बात करके आ रही है। उसने सोचा था जब वह कार्तिक को इतना बड़ा फेवर आगे बढ़कर खुद ऑफर करेगी तो कार्तिक समझदारी से काम लेगा और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। और एक बार उसको कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी में एंट्री मिल गई, उसके बाद तो अंदर अंदर जो गुल वो खिलाने वाली थी उसी की प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी। पर कार्तिक तक तो बात गई ही नहीं। कार्तिक के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड ने ही आउटराइटली रेहाना को रिजेक्ट कर दिया। रेहाना ये सोचकर शॉक थी कि आखिर कार्तिक ने अपने जूनियर्स को भी कितनी अथॉरिटी दे रखी है और किस हद तक सिर पर चढ़ा रखा है जो वह इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। रेहाना ने एक बार सोचा कि वह कार्तिक से डायरेक्ट बात करें। फिर उसे लगा कि यह शायद सही नहीं रहेगा। अगर उसके पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने उसको इस तरह से रिजेक्ट किया है तो यकीनन कार्तिक ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आउटसाइडर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। और हो सकता है वो रेहाना पर विश्वास भी ना करें। यही सब सोचकर रेहाना ने कार्तिक को फ़ोन करने का इरादा ड्रॉप कर दिया। पर उसके दिमाग में एक बैकअप प्लान भी था। रेहाना ने पास रखे फ़ोन को उठाया और कॉन्टैक्ट बुक में बुलफाइड ब्रॉडकास्ट कंपनी के सीईओ का नंबर सर्च करने लगी। रेहाना ने डैनियल का फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पिक होते ही रेहाना बहुत मिश्री घोल कर बोली, हेलो मिस्टर डैनियल, कैसे हैं आप? उम्मीद है मुझे भूले नहीं होंगे। डैनियल ने भी उतनी ही फ्लर्टिंग टोन में रेहाना को कहा, मैडम रेहना, वॉट अ लवली सरप्राइज, आपसे मिलकर आपको भूल कौन सकता है। वैसे भी मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है। बताइए आज खाकसार की याद कैसे आए? रेहाना ने हंसते हुए डैनियल को कहा, सर आप खुद को खाकसार तो ना ही कहिए। आप खुद भी जानते हैं कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। दरअसल मुझे कुछ पता चला है। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मुझे तो सुनकर यकीन ही नहीं आया कि यह सच भी हो सकता है। मुझे लगा कि आपसे एक बार कंफर्म कर लूं, क्या सचमुच ऐसा हुआ है? डैनियल ने चौंकते हुए रेहाना को पूछा, किस बारे में बात कर रही हैं आप? रेहाना ने डैनियल को कहा, मैंने सुना है कि उस स्टामून एंटरटेनमेंट कंपनी के बॉस कार्तिक मित्तल ने आपको बुलाया था। वह आपकी कंपनी से अपने इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता था। फिर जरा सी किसी बात पर वह बदतमीजी पर उतर आया और उसने आपको कंपनी के ऑफिस से बाहर निकाल दिया। क्या ये सच है मिस्टर डैनियल? रेहाना ने जानबूझकर इस तरह के इंसल्टिंग वर्ड यूज़ किए ताकि डैनियल को बुरा लगे और वही हुआ भी। रेहाना की बात सुनकर डैनियल बुरी तरह से तिलमिला गया और बोला, रेहाना किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर सके। उस एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक पागल है। मैंने उससे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करने की बात की। अगर वह एग्री नहीं भी करता था तो उसको तमीज से मना करना चाहिए था। पर उसने मेरे ओहदे का भी ख्याल नहीं रखा। जिस बदतमीजी से उसने बिहेव किया वह तुम्हारे लिए ही क्या मेरे लिए भी शॉकिंग था। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। रेहाना ने डैनियल को कहा,
आपकी इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि वह कार्तिक मित्तल पागल आदमी है। इनफैक्ट वह अकेला ही पागल नहीं है, उसने पूरा पागलों का स्टाफ ही पाल रखा है। उसकी पूरी कंपनी में किसी को बात करने की तमीज नहीं है। डैनियल ने रेहाना की बात पर कहा, तमीज तो उसको मैं सब सिखा कर रहूंगा। उसको अंदाजा नहीं है इस बार उसने किससे पंगा लिया है। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा, बस मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। पूरी स्ट्रेटजी बनाकर ऐसा तगड़ा झटका दूंगा कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। रेहाना ने डैनियल को कहा, मैंने भी इसलिए ही आपको फ़ोन किया है। उसने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की है, और वह दूसरी सिंगर है न पूनम। शायद आप उसको भी जानते होंगे, उसको भी इन लोगों ने बहुत बेइज्जत किया है। मुझे लगता है हम सबको आपस में मिलकर ही कोई सॉलिड प्लान बनाना चाहिए। उस पागल आदमी से डील करना आसान नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर कोई कदम उठाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल तरीके से बदला ले सकेंगे। डैनियल ने रेहाना से कहा, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपके दिमाग में उससे बदला लेने के लिए कोई प्लान ऑलरेडी बन चुका है। रेहाना ने हंसते हुए कहा, सोचा तो है मैंने कुछ, पर बिना आपकी मदद की वह प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। डैनियल ने रेहाना को पूछा, बताओ क्या प्लान है? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। रेहाना ने डैनियल को कहा, फ़ोन पर नहीं मिलकर बात करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि सबकी एक मीटिंग फिक्स करती हूँ। हम आमने सामने बात करें, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। डैनियल ने रेहाना को कहा, आप तो खूबसूरत होने के साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। आप जानती हो कि इस तरह की प्लानिंग फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए। आई लाइक इट। ठीक है, आप मीटिंग का डे, प्लेस और टाइम फिक्स करके मुझे बता देना। रेहाना ने डैनियल को थैंक यू कहा और फ़ोन रख दिया। डैनियल का फ़ोन रखने के बाद रेहाना एक बार फिर कनिंगली मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उधर कार्तिक के ऑफिस का नज़ारा इस समय काफ़ी खुशनुमा था। कविता श्रीधर अपने ग्रुप के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी। सुपर लाइव कंपनी के सीईओ से वह सब लोग मिल चुके थे। सुपर लाइव कंपनी का सीईओ उन सब लोगों से मिलकर बहुत खुश था। उसने कार्तिक को कहा कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के सब आर्टिस्ट्स बहुत टैलेंटेड हैं। उनका लाइव परफॉर्मेंस जब ब्रॉडकास्ट होगा तो उसका व्यूअर ट्रैफिक स्काई हाई रहेगा। सब लोग उस सीईओ की बातों को सुनकर बहुत एक्साइटेड थे। सुपर लाइव कंपनी के सीईओ के जाने के बाद कार्तिक ने कविता श्रीधर को कहा, तुम्हारी लड़कियां बहुत दिनों से लगातार मेहनत कर रही थी। अभी आगे 20 दिन बाद जो परफॉर्मेंस है उसके लिए तो उन्हें और भी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग ऐसा करो, एक दिन का ऑफ ले लो, एनर्जी रिचार्ज हो जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर कविता सरप्राइज हुई। कहाँ तो उसे लग रहा था कि कार्तिक उसे कोई बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करेगा। कॉलेज के दिनों में कविता ने कार्तिक और नील के साथ जो रूडली बिहेव किया हुआ था, कविता जानती थी कि कार्तिक और नील उसे भूले नहीं होंगे। उसके दिमाग में अभी भी इस बात का टेंशन था कि आगे पता नहीं वह लोग उससे किस तरह से बदला लेंगे। पर कार्तिक तो एक के बाद एक उसके लिए फेवर किए जा रहा था। कविता खुद भी यह बात समझ रही थी कि उसकी ग्रुप की लड़कियों को ब्रेक चाहिए। पर अभी तो कंपनी ज्वाइन की थी, उसे ऑफ लेना ठीक नहीं लगा। उसने कार्तिक से कहा, सो नाइस ऑफ यू कार्तिक, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कार्तिक ने कविता को कहा, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ आज के दिन सब लड़कियां बस एंजॉय करें, बल्कि मैं अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कहलवाता हूँ कि तुम सब के लिए आज 10,000 पर पर्सन का बोनस अरेंज करें। सैलरी तो अभी तुम लोगों को नेक्स्ट मंथ ही मिलेगी। इस महीने किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं यह एडवांस दे रहा हूँ। कार्तिक की बात सुनकर कविता शॉक्ड थी। वहाँ उसके ग्रुप की सारी लड़कियां खड़ी थी। वह भी बहुत हैरानी से अब कार्तिक को देख रही थी। कविता ने कार्तिक से कहा, यह आप क्या कह रहे हो कार्तिक? हर लड़की को 10,000, हम 50 लड़कियां हैं, एकदम से ऐसे किस बात का बोनस? अभी तो हमने काम शुरू भी नहीं किया है। कार्तिक इस बार कविता की बात पर खींच गया।
उसको कविता का यह ओवर कंजर्वेटिव बिहेव अजीब लग रहा था। उसने कविता को कहा, प्लीज अब हर बात में बाल की खाल निकालना बंद करो। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इनमें से बहुत सी लड़कियां तो कॉलेज में पढ़ रही हैं। उनके ऊपर तो डबल प्रेशर है, कॉलेज की पढ़ाई भी और यह जॉब भी। इन सबको एक दिन का ऑफ लेने दो। ये बोनस के पैसे उनको थोड़ा तो रिलैक्स फील करवाएंगे। इन पैसों को जो भी जैसे इस्तेमाल करना चाहे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ काम करने वाला हर इंसान टेंशन फ्री रहे, हैप्पी रहे। तुम सब आज का ब्रेक लो, कल से पूरे जोर शोर से प्रैक्टिस शुरू करना। कार्तिक की बातें सुनकर वहां खड़ी कितनी लड़कियों को खड़े खड़े ही कार्तिक से प्यार हुआ जा रहा था। सब आपस में बात कर रही थी, ओएमजी कार्तिक इतना अच्छा है। काश कार्तिक मेरा बॉयफ्रेंड होता, काश कार्तिक से मैं पहले मिली होती। यार यह आदमी तो हैंडसम भी कितना ज्यादा है। ग्रुप की बहुत सी लड़कियां आपस में अब यही सब बातें कर रही थी। कविता समझ नहीं पा रही थी कि वह कार्तिक को क्या कहें, किस तरह से थैंक यू बोले। कविता कार्तिक को कुछ कहने को हुई तो कार्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, बस अब बात खत्म करो और जाओ। अकाउंट डिपार्टमेंट से सब लोग अपने अपने बोनस के एनवलप लो और एंजॉय करो। अपनी बात कहकर कार्तिक वहां से चल दिया। लड़कियां बहुत खुश थी। कार्तिक के जाते ही सब अपने अपने प्लान्स बताने लगी कि वह 10,000 के बोनस का क्या करने वाली है। कार्तिक ने अकाउंट डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कह दिया था कि उन सब एनवलप्स के ऊपर एक स्माइलिंग हॉट प्रिंट करा दें। जब उसके अकाउंट डिपार्टमेंट से स्माइलिंग हॉट वाले एनवलप लड़कियों को पकड़ाए गए तब उन लड़कियों की खिलखिलाहट पूरी कंपनी में गूंज रही थी। उधर कार्तिक जब अपने ऑफिस में वापस आया तो नील किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कार्तिक को देखते ही नील ने फ़ोन रखते हुए कहा, यार दुनिया भी अजब गजब धंधा है। बाई गॉड यार, क्या नहीं हो सकता दुनिया में। एक गजब की खबर है मेरे पास तेरे लिए। कार्तिक ने हंसते हुए नील से कहा, अब क्या हो गया यार। लाइफ आजकल रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है। कब कहाँ से कौन से बम पटाखे फूटने लगेंगे पता ही नहीं चलता। आई होप कि तू कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला है अब मुझे। कसम से यार दिमाग का बिल्कुल फ्यूज उड़ने वाला हो रखा है। कार्तिक की बात पर नील में भी हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार बुरी खबर नहीं है, चटपटी मसालेदार खबर है, सुन तो सही। कार्तिक जब कविता श्रीधर के डांस ग्रुप के लिए बोनस अनाउंस करने के बाद अपने ऑफिस आया तो देखा नील कहीं फ़ोन पर बात कर रहा था। कार्तिक ने जब पूछा कि वह किससे बात कर रहा है तब नील ने उसे कहा कि उसके पास बड़ी मसालेदार खबर है। कार्तिक ने पूछा कि कोई बुरी खबर तो नहीं है, आजकल हर जगह कोई ना कोई परेशानी ही खड़ी हो रही है। तब नील ने कार्तिक को कहा, साला यहाँ दिल प्यार मोहब्बत की तो कोई कदर ही नहीं है, शादियां भी डील की तरह होती हैं। कार्तिक ने हंसते हुए नील को बोला, अब किसकी शादी हो रही है जो तेरा दिल टूटा जा रहा है। नील ने कार्तिक को कहा, अरे दिल टूटे मेरे दुश्मनों के, मेरा दिल तो सही सलामत है। मैं तो अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह रेहाना मैडम जो यहाँ से बिग एल घोड़ी की तरह बिदक कर गई थी वह आजकल किन चक्करों में है। जहाँ तक मेरे पास उसकी हिस्ट्री शीट है वह बहुत खतरनाक बंदी है, आराम से बैठने वालों में से नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि अगले दिन ही 10-20 गुंडे लेकर आएगी, पर वह तो गायब हो गई। अपने दुश्मनों के बारे में खबर रखनी चाहिए, तो बस वही पता कर रहा था कि वह कहाँ है। और उसका वह सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड माइनिंग किंग हर्षद पटेल जिसके बलबूते पर उछल रही थी, वह इन दिनों क्या कर रहा है। कार्तिक ने नील को कहा, हर्षद पटेल, माइनिंग किंग, यार यह नाम सुना सुना सा है। उस दिन आर्यन भी जब उसका जिक्र कर रहा था तब भी मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस आदमी को जानता हूँ, ठीक से याद नहीं आ रहा। नील ने कार्तिक को बोला, जिस तरह से आर्यन हर्षद से डरा हुआ था मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा डॉन टाइप आदमी है, इसलिए उसके बारे में पता कर रहा था। कार्तिक ने नील से पूछा, तो फिर क्या पता चला, क्या चीज़ है ये हर्षद पटेल। नील ने कार्तिक को बताया, वह आदमी इन दिनों शहर में नहीं है,
वह अपने होम टाउन गया था, फिर वहां से किसी ब्लाइंड डेट पर मालदीव्स। कार्तिक हैरान होता हुआ है नील से बोला, ब्लाइंड डेट पर मालदीव्स? अभी तो हमने सुना कि उसकी गर्लफ्रेंड रेहाना है। नील ने हंसते हुए कार्तिक को कहा, काहे की गर्लफ्रेंड यार? उस जैसा आदमी कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता है। वह रेहाना जाने किस खुशफहमी में है कि हर्षद पटेल उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। उस आदमी के लिए रेहाना जैसी लड़कियां यूज एंड थ्रो के अलावा कुछ नहीं है। कार्तिक ने नील की बात पर हाँ में सिर हिलाया और नील से पूछा, पर ब्लाइंड डेट पर मालदीव्स, यह क्या मामला है? नील ने कार्तिक को कहा, मुझे भी यह बात समझ नहीं आई थी, तभी मैंने अपनी उस आई ऑफ डार्क नाइट वाली माया को इसके बारे में तहकीकात करने को कहा था। अभी उसी का फोन था। उसी ने बताया कि ब्लाइंड डेट वेट कुछ नहीं है, बल्कि एक बड़े हाई लेवल की डील चल रही है, जिसको दूसरे शब्दों में शादी भी कह सकते हो। ये लोग इस मैटर को बहुत छुपा के रख रहे हैं। हर्षद पटेल के खानदान वाले पीछे से रजवाड़े रहे हैं। इन दिनों वह गुजरात में अपने घर ही गया था। वहां से जिस लड़की के साथ मालदीव्स गया है वह भी बहुत बड़े टेक्सटाइल किंग की बेटी है। सुना है बहुत गुस्से वाली है और उसूलों की बहुत पक्की है। तभी मैं तुझे कह रहा हूँ, शादी में आजकल प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं रही भाई। डील हो गई है शादी तो। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, आजकल डील हो गई की क्या बात है इसमें? बल्कि सैकड़ों सालों से बड़े बड़े खानदानों में शादियां डील की तरह ही होती हैं। पर एक बात सरप्राइजिंग है। तूने कहा कि वह लड़की उसूलों की बहुत पक्की है, तो ऐसी लड़की एक प्लेबॉय टाइप लड़के से शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती है? कार्तिक की बात पर नील ने कहा, इस बात की हैरानी मुझे भी है। हो सकता है तस्वीर का कोई दूसरा पहलू भी हो। दो आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता है? पर बात कुछ और भी है, ये बात भी पक्की है। उधर मालदीव्स के बीच पर हर्षद पटेल और उस टेक्सटाइल किंग की बेटी अमायरा आमने सामने बैठे थे। अमायरा एकटक हर्षद को देख रही थी। हर्षद ने अमायरा से पूछा, इस तरह क्या देख रही हो? अमायरा ने हर्षद को कहा, तुम्हारी आंखों में भरी गंदगी देख रही हूं। अमायरा की बात पर भड़क कर हर्षद ने कहा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तमीज से बात करो। अमायरा ने मुंह बना लिया। वह समंदर की उठती गिरती लहरों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो हर्षद से बोली, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए तुम्हें चुना है। पर मैं यहाँ एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि शादी से पहले तुमने कितने अफेयर्स किए हैं और कहाँ कहाँ क्या कुछ कर चुके हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने शादी के बाद किसी भी दूसरी लड़की से रिलेशन बनाने की कोशिश की, देन आई विल स्लिट योर ब्लडी थ्रोट, एंड आई मीन इट। अमायरा ने जिस तरह से हर्षद को ये बात कही, एक पल तो हर्षद भी स्टन रह गया। हर्षद कुछ बोलने को हुआ फिर चुप रह गया। अगर अमायरा भड़क कर शादी तोड़ देगी तो हर्षद को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो चुप रहा। अमायरा फिर से समंदर की लहरों को देखने लगी। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि परिवार के दबाव में आकर उसने हर्षद जैसे घटिया इंसान से शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी मजबूरियां बस वही जानती थी। पर उस जैसी लड़की का हर्षद जैसे आदमी के साथ होना एक ट्रेजेडी ही था। उधर कार्तिक की कंपनी में तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। कविता श्रीधर अपने डांस ग्रुप के साथ तैयारियों में लगी थी। जब उसकी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स उससे मिलने वहीं पहुंच गई, कविता ने बाहर आकर उनका बड़े जोश के साथ वेलकम किया। उन सब ने कविता को इस नई जॉब के लिए कंग्रेचुलेट किया। उनमें से एक ने कविता से कहा, यार हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारे बीच वह गरीब सा दिखने वाला कार्तिक, जिससे कोई लड़की बात तक नहीं करती थी, आज इतना बड़ा बिलियनियर हो गया है। यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है वह। और देखो, जिससे तुम कल तक बात भी नहीं करती थी अब तुम उसके यहाँ काम करोगी। कविता को समझ नहीं आया कि वह कविता को अप्रिशिएट कर रही है या नीचा दिखा रही है। कविता ने उस लड़की को कहा, वह बॉर्न रिच है। उसकी फैमिली के कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, जिसकी वजह से 6 साल तक उसको अपने बलबूते पर सरवाइव करके दिखाना था। मैं भी यह बात पहले नहीं जानती थी।
इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ही मुझे उसके बारे में ये जानकारी मिली है। मुझे यहाँ पर काम करके बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कार्तिक हम सबको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। उसमें बिल्कुल भी बॉस वाला एरोगेंस नहीं है। कविता की बात सुनकर वह लड़कियां हैरान रह गई। कार्तिक बॉर्न रिच है। ये सुनकर उनमें से बहुतों का नजरिया कार्तिक के लिए सडनली बदल गया था। वह सब कविता की ही क्लासमेट्स थी। कॉलेज छोड़े उनको भी 1 साल हो गया था। उसके बाद कार्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी नॉलेज उन्हें भी नहीं थी। उन्हें भी अभी कविता से ही पता चल रहा था कि साथ पढ़ने वाला कार्तिक का बैकग्राउंड क्या है। कविता की बात सुनकर वहां खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, यार इस एंटरटेनमेंट कंपनी के हर तरफ बहुत चर्चे हैं। सुना है कि वह स्टार मून रिजॉर्ट भी कार्तिक का ही है और उसी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए ये सब तैयारियां की जा रही है। कविता ने उस लड़की को बताया था, हाँ ठीक सुना है, बल्कि हमारी परफॉर्मेंस भी तो उसी की ओपनिंग सेरेमनी में होनी है। इस एंटरटेनमेंट कंपनी में एक नया बैंड फॉर्म हुआ है, उसी के गानों पर हमें परफॉर्म करना है। और तुम लोगों को पता है, उसकी म्यूजिक कंपोजिशन आर्यन की है। उन लड़कियों में से बहुत सारी आर्यन की फैन थी। आर्यन का नाम सुनकर तो वह सुपर एक्साइटेड हो गईं। उनमें से बहुतों ने कविता को इंसिस्ट किया कि उनको इस ओपनिंग सेरेमनी को देखने के पास चाहिए। कविता सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि यह बहुत ग्रैंड और प्रेस्टिजियस सेरेमनी है। कार्तिक ने इस ओपनिंग सेरेमनी में देश विदेश की नामी हस्तियों को इनवाइट किया होगा। उन सब के बीच में कविता अपने साधारण से बैकग्राउंड वाले क्लासमेट्स को क्या कहकर इनवाइट करेगी। कविता ने अपनी फ्रेंड्स को कहा, मैं कार्तिक से बात करूंगी पर अभी तुम लोग जाओ, मुझे रिहर्सल्स के लिए देर हो रही है। उन सब को बॉय कहकर कविता अंदर आकर रिहर्सल फिर से शुरू करवाने लगी। इतने में ही कार्तिक भी वहां आ गया। कविता कार्तिक को देखकर चौंक गई। उसे लगा हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। ऐसा ना हो कार्तिक ने उसे रिहर्सल छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते देख लिया हो। और हो सकता है उनकी बातें भी सुन ली हो। क्या पता कार्तिक इसी वजह से उसे कुछ कहने आया हो। कविता ये सब सोच ही रही थी कि कार्तिक ने कविता को कहा, मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया। आपके डांस ग्रुप की लड़कियों में से किसी को हाइट से डर तो नहीं लगता? कविता कार्तिक की बात पर चौंक गई। वह तो कुछ और ही सोच रही थी और कार्तिक बिल्कुल अलग बात कर रहा था। उसे चुप देखकर कार्तिक ने उसे फिर से पूछा, मिस कविता, आप मेरी बात सुन रही है ना? मैं पूछ रहा हूं कि आपके डांस ग्रुप की लड़कियों को हाइट से डर तो नहीं लगता? कविता जैसे नींद से जागी। उसने कार्तिक को कहा, कुछ लड़कियां हैं तो सही, जिन्हें एक्रोफोबिया है। पर यह आप क्यों पूछ रहे हैं? कार्तिक ने कविता को कहा, आपके डांस ग्रुप में जिन लड़कियों को एक्रोफोबिया है, आप उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कीजिए। क्योंकि हमारे पास समय कम है। और अगर फिर भी वह अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाती तो रिप्लेस दैम। या आप फिर उनके बिना ही अपनी डांस परफॉर्मेंस को सेट कीजिए। कविता हैरान थी कि कार्तिक आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने कार्तिक से पूछा, वह बात तो ठीक है कार्तिक, पर हाइट की वजह से उन्हें क्यों निकालना है? कार्तिक ने कविता को कहा, वो इसलिए क्योंकि यह परफॉर्मेंस बहुत हाइट पर की जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी को एक्रोफोबिया हो और हाइट पर उसे प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए अभी सावधान कर रहा हूँ। जिसको भी इस तरह का फियर है आप उसको इस परफॉर्मेंस से बाहर रखिए। परफॉर्मेंस चाहे कम लोगों की हो पर पावरफुल और फ्लॉलेस होनी चाहिए। कार्तिक की बात पर कविता ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं दोबारा से सारी फॉर्मेशंस चेंज करती हूँ। मैं रिस्क ही नहीं लूंगी। इतने शॉर्ट टर्म में कोई अपना फियर शायद ओवरकम कर भी ना पाए। वैसे भी हम सारी लड़कियों से परफॉर्मेंस नहीं कराते। बैकअप के लिए कुछ लड़कियां हमेशा रखते ही हैं। मैं इस परफॉर्मेंस में अपनी बेस्ट डांसर्स को ही लेने वाली थी। पर उनमें से भी अगर किसी को एक्रोफोबिया होगा तो मैं उसे अभी रिप्लेस कर दूंगी। थैंक यू, आपने मुझे ये बात टाइमली बता दी।
कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कविता को बेस्ट ऑफ लक कहा और वहां से चल दिया। कार्तिक के मुड़ते ही कविता को जैसे कुछ याद आया। वह तेजी से कार्तिक के पीछे गई और कहा, कार्तिक प्लीज जरा रुकिए, 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। कार्तिक ने पलटकर कविता से बोला, हाँ कहिए ना, और मुझसे बात करने के लिए आपको इतना हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्रीली मुझसे कभी भी कुछ भी कह सकती हैं। कविता कार्तिक का इतना पोलाइट बिहेव देखकर बार बार सरप्राइज रह जाती थी। कविता ने कार्तिक से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं जानती हूँ कि यह ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड है और इसमें आप बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे। पर मेरी और मेरे डांस ग्रुप की भी ये पहली इतनी बड़ी परफॉर्मेंस होगी। हमारे फैमिली वाले और फ्रेंड्स इस शो को टीवी पर नहीं यहाँ पर प्रेजेंट रहकर देखना चाहते हैं। क्या आप यह अलाउ करेंगे? कार्तिक ने कविता की बात पर चौंकते हुए कहा, आपने ये कैसे सोचा कि मैं उन लोगों को मना करूंगा? इनफैक्ट मैंने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए पूरा एक अलग सिटिंग अरेंजमेंट करवाया है। गेस्ट्स के लिए अलग स्पेस होगा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए अलग। आप सबकी फैमिली इनवाइटेड हैं। मैं अभी कल ये अनाउंसमेंट करने ही वाला था। आप निश्चिंत होकर जिन जिन को भी बुलाना चाहती हैं बुला लीजिए। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही और वहां से चला गया। कविता उसे तब तक देखती रही जब तक वह कविता की आंख से ओझल नहीं हो गया। कविता समझ नहीं पा रही थी कि यह लड़का एक आम इंसान है या कोई फरिश्ता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना एक्सट्रीम रिच इंसान इतना ज्यादा पोलाइट भी हो सकता है। कार्तिक अपने ऑफिस में वापस आया तो स्टार मून रिजॉर्ट का सीईओ वहां बैठा था। कार्तिक ने उसे हेलो करते हुए पूछा, तैयारियां कैसी चल रही है? उसने बताया कि रिजॉर्ट में स्टेज तैयार है और अब वहीं पर रिहर्सल्स की जा सकती है। उन्होंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। कार्तिक ने उसे कहा, ठीक है, मैं यह मैसेज अपने डांस ट्रूप को कन्वे कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से कोई भी लूज एंड नहीं रहना चाहिए। रिजॉर्ट के सीईओ ने कार्तिक को अश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उसके जाने के बाद नील, जो पहले से ही वहीं बैठा था, उसने कार्तिक को कहा, यार कार्तिक, मैं तुझे एक जरूरी बात बताना भूल गया। कार्तिक ने नील से कहा, ऐसी क्या जरूरी बात है? नील ने कार्तिक को बताया, यार मुझे लगता है उस रेहाना के दिमाग में कोई गड़बड़ है। यार वह लड़की वाकई पागल है। उसकी असिस्टेंट ने मुझे कांटेक्ट करके कहा कि रेहाना रिजॉर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करना चाहती है और बड़ा एहसान जता रही थी कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस देगी। मैंने तभी उसको तबीयत से झाड़ दिया, पर मेरी समझ नहीं आ रहा कि वह चाहती क्या है। यहाँ से उसको इतना बेइज्जत करके निकाला था। मैं नहीं मानता कि उसको नहीं पता कि स्टार मून रिजॉर्ट भी हमारा ही है। उसके बावजूद वो वहाँ परफॉर्मेंस करना चाहती है। चल क्या रहा है यार उसके दिमाग में? नील की बात सुनकर इस बार कार्तिक भी टेंस हो गया। कार्तिक समझ गया कि कोई ना कोई गेम प्लान उनके अगेंस्ट जरूर बनाया जा रहा है। कार्तिक इवेंट की सिक्योरिटी को लेकर टेंस था। नील ने उसको बता दिया था कि रेहाना किस तरीके से इवेंट में एंट्री की कोशिश कर रही है। हर्षद पटेल के बारे में भी जो कुछ पता चला था वह अच्छा नहीं था। उसके नाम से कार्तिक अनकंफर्टेबल हो रहा था कि जैसे उसे जानता हो पर उसे याद नहीं आ पा रहा था कि कैसे। नीले ने कार्तिक को कहा, यार अभी के लिए हर्षद पटेल को तो तुम भूल ही जाओ। उसकी शादी में ही इतने पचड़े फंसे हैं कि मुझे नहीं लगता अभी उसे किसी एक्स गर्लफ्रेंड के झगड़ों को निपटाने का समय होगा। हमें मेजर खतरा इस रेहाना और उस बुलफाइट कंपनी के सीईओ डैनियल से ही है। कार्तिक ने नील से कहा, हमने जो सिक्योरिटी एजेंसी खरीदी है टाइगर गार्ड, उसके सारे गार्ड्स को डिप्लॉय करो। इस इवेंट की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा उनको दो। मैं इस बार रिजॉर्ट के पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स के भरोसे नहीं रह सकता। राशिद भाई से बात करो और उनसे कहो कि उनके जितने भी बेस्ट ऑफिसर्स हैं वो सब इस इवेंट को गार्ड करने में लगा दें। कुछ भी हो जाए, इस सेलिब्रेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। नील समझ रहा था कि कार्तिक इतना टेंशन में क्यों है।
पिछले दिनों लगातार इतना कुछ गलत हुआ था कि किसी के भी दिमाग में डर बैठ जाए। वो खुद भी इस बार सिक्योरिटी को लेकर ओवर कॉशियस था। नील ने राशिद से स्पेशल मीटिंग की और उसको बताया, राशिद भाई, हम लोगों के दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कीजिएगा। पिछले कुछ समय में कार्तिक की जिन भी लोगों के साथ दुश्मनी हुई है उन सब के लिए यह इवेंट एक तरह से बहुत बड़ा मौका है कार्तिक से बदला लेने का, पर ऐसा होने नहीं देना है। राशिद ने नील को अश्योर करते हुए कहा, आप इवेंट की सिक्योरिटी की फिक्र छोड़ दें। मैं और मेरे ऑफिसर्स पूरे एरिया को इस तरह से सील बंद करेंगे कि कोई भी अनवांटेड गेस्ट वहां पर नहीं आ सकेगा। नील ने राशिद की बात पर हाँ में सिर हिला दिया, पर वह ये सोचकर टेंस था कि अगर किसी गेस्ट ने ही कुछ हंगामा खड़ा किया तो वह कैसे हैंडल होगा, क्योंकि कौन किस से मिला हुआ है ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे जैसे इवेंट के दिन पास आ रहे थे सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो लोग पहली बार इतने हाई स्केल पर कोई पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। यह इवेंट ना सिर्फ कार्तिक के लिए बल्कि हर आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने रखता था। सबके करियर के लिए इस इवेंट का सक्सेस होना बहुत जरूरी था। यहाँ कार्तिक, नील, साशा इवेंट की फाइनल तैयारियों में लगे थे। वहाँ कॉलेज के बाहर अलग ही ड्रामा क्रिएट हो रखा था। कार्तिक ने जिस ब्रॉडकास्ट कंपनी को हायर किया था उन्होंने पब्लिसिटी में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। सारे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लग चुके थे। रेडियो पर, टीवी पर, अलग अलग चैनल्स पर, सब जगह इस आने वाले इवेंट का प्रमोशन किया जा रहा था। यूथ में इस इवेंट को लेकर इतना सुपर एक्साइटमेंट था कि किसी भी तरह सब इसकी टिकट्स चाहते थे। कार्तिक ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को 10-10 टिकट फ्री अवेलेबल कराई थी। कविता श्रीधर के भी डांस ग्रुप में जितनी लड़कियां थी उन सबको पर मेंबर 10-10 टिकट मिली थी, ताकि वह टिकट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सके। पर इस तरह टिकट के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ने बहुत क्योस क्रिएट कर दिया था। इन लोगों ने अपने जिन कॉलेज फ्रेंड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट दिए उन्होंने इसकी हाई डिमांड देखते हुए इन्हें आगे बेचना शुरू कर दिया था। इवेंट का दिन पास आते आते तो ये हाल हो गया कि जो टिकट 2000 के बेस प्राइस से शुरू की गई थी, स्टूडेंट्स उनको 20,000 तक में बेच रहे थे। हाई सोसाइटी में इस इवेंट को अटेंड करने को लेकर एक होड़ शुरू हो गई थी। इस इवेंट में अपनी प्रेजेंस को वह लोग स्टेटस सिंबल की तरह देख रहे थे। जब रिजॉर्ट से सारी टिकट्स सोल्ड आउट होकर अनअवेलेबल हो गई, तो उन्होंने इन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया। इन्हें लालच देकर हाई प्राइस पर टिकट खरीदने शुरू कर दी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की गरज में बहुत सारे रिच लोग इनको अनाप शनाप पैसे देकर टिकट खरीद रहे थे। ये हाल हो गया कि टिकट का प्राइस 20,000 से बढ़कर 50,000 तक चला गया। इस इवेंट की टिकटें ब्लैक में बिक रही हैं। कार्तिक तक जब ये सारी खबरें पहुंची तो कार्तिक शॉक्ड रह गया। कार्तिक ने नील, साशा और बाकी डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर एक मीटिंग की ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। नील ने कार्तिक को कहा, यार इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे इवेंट के लिए इतनी हाइप क्रिएट हो रही है कि लोग उसकी एक एक टिकट 50,000 रुपये देकर खरीद रहे हैं। कार्तिक ने नील को कहा, पर यह गलत है। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है। मैंने जिन लोगों को टिकट उनके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए दी थी उन लोगों ने भी इसका महसूस किया। और बहुत से लोग जिन्होंने अपने पैसे से 2000 में खरीदी थी, वो लालच में अब आगे बेच रहे हैं। ऐसा कुछ होने लगेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। साशा ने कार्तिक को कहा, तुम इन चीजों की टेंशन क्यों ले रहे हो? हमने तो टिकट रीजनेबल प्राइस पर ही सेल आउट की है ना। आगे उन्हें लेकर कोई कहाँ ब्लैक कर रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें वैसे भी कोई गलत बात है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ ये हमारे इवेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि यह सही नहीं हो रहा। उसने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि इस बात को रोका जा सके। पर मीटिंग में तो सब लोग इस बात को लेकर खुश थे। कार्तिक भी फिर इस इश्यू पर चुप हो गया। योजक चिन्ह। उधर दिल्ली के सारे हाई प्रोफाइल सर्कल में इस इवेंट के लिए बहुत गहमागहमी थी।
हर कोई कार्तिक का इवेंट अटेंड करना चाहता था। इस इवेंट को अटेंड करने वालों की चाह रखने वालों में एक राहुल बजाज के फादर भी थे। राहुल जब से भागा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करें जो कार्तिक के साथ उनके रिलेशन सुधर सकें। यह इवेंट उनको एक गोल्डन चांस लगा। उन्होंने भी बहुत हाई प्राइस देकर अपने और अपने कुछ खास आदमियों के लिए टिकट्स खरीदी थी। राहुल जो पौंडीचेरी में छुपा बैठा था उसको ये बात पता चली। उसने अपने पापा को फोन करके कहा, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उस कार्तिक के इवेंट के लिए आपने 1-1 लाख देकर टिकट खरीदी हैं। आपका दिमाग बुढ़ापे में चल गया है क्या? राहुल की बदतमीजी पर उसके डैड चिल्लाते हुए बोले, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है बेवकूफ। ना तू उस आदमी से पंगा लेता ना हमें को ये दिन देखने पड़ते। तू तो जाकर छुप गया है। पर मुझे धंधा संभालना मुश्किल हो गया है। यहाँ सबको पता है कि मैंने मित्तल परिवार से झगड़ा मोल लिया है। इस वजह से हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। मेरी समझ में ये बात आ गई है कि इस समंदर की शार्क कार्तिक मित्तल ही है। और अगर हमने उसको नाराज किया तो हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तू जो चीजें बिगाड़ गया है उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरे सर आ पड़ी है। यह 8-10 लाख खर्च करके अगर मुझे उससे मिलने का मौका मिल रहा है तो यह मेरे लिए बड़ी बात है। बिना वजह तो वो मुझसे मिलने को तैयार नहीं होगा। पर जब अपने इवेंट में मुझे देखेगा, वह भी इतनी हाई टिकट प्राइजिंग के साथ, तो शायद वह समझ जाएगा कि मैं उसके साथ अब रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे उससे अकेले में बात करने का मौका भी मिल जाए। राहुल ने अपने पापा को कहा, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मानेगा। आप बिना बात पैसे बर्बाद कर रहे हैं। राहुल के पापा ने उसे डांटते हुए कहा, तेरे पास अगर अकल होती तो ये दिन देखने ही क्यों पड़ते? तू छुपा बैठा है वहां, पर मुझे तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ताकि यह सब ठीक किया जा सके और तू लौट सके। वरना तू क्या जिंदगी भर वही पड़ा रहेगा। मुफ्त की खाने की ज्यादा आदत पड़ गई है। लौटकर काम धंधा नहीं संभालना क्या? अपने पापा की इस बात पर राहुल को भी कोई जवाब नहीं सूझा। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। जबकि सच्चाई तो ये थी कि कार्तिक को अब राहुल याद ही नहीं था। कार्तिक ने कुछ समय तो उसकी तलाश करवाई फिर उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसे पता था राहुल वैसे भी बहुत डरपोक नेचर का लड़का है। उसने शुरू में अपने रंग दिखा लिए पर रोशन के केस के बाद से उसकी अकल ठिकाने लग चुकी है। कार्तिक जानता था अपनी जान के डर से अब वह दोबारा उससे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी सब शोर शराबे में आखिर वह दिन भी आ गया, जिस दिन स्टार मून रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी थी। उस दिन सुबह से ही रिसोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। इतना शानदार लग रहा था रिजॉर्ट की जैसे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास टिकट थी वह तो सुबह से ही आकर रिजॉर्ट के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बहुत से हाई प्रोफाइल लोग जो दूसरे देशों से आए थे, वह सब लोग पहले दिन ही आ चुके थे। रिजॉर्ट के एक बिल्कुल अलग वीवीआईपी विंग में उनके रहने के अरेंजमेंट किए गए थे। वहां की सिक्योरिटी तो ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके। रिसोर्ट के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से ठहराया गया था। वीवीआईपी एरियाज में तो कार्तिक ने ट्रेन डॉग स्क्वाड भी रखवाया था। शाम होनी शुरू हुई तो एक एक करके प्रेस्टिजियस गेस्ट आने शुरू हो गए। रिसोर्ट के बाहर लग्जरी कारों की लंबी कतारें लगन लगी थी। सब एक से एक इन्फ्लुएंशियल लोग थे। कौन किससे कम किससे ज्यादा, लोगों को समझ आना बंद हो चुका था। एक साथ इस तरह का क्राउड आज तक किसी ने नहीं देखा था। इंडिया में तो इससे पहले कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इतने सेलिब्रिटीज, मिलेनिया बिलेनिया, बिजनेस टाइकून्स, सब वहां पर प्रेजेंट थे। सुपर लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी ने तो पब्लिसिटी में कमाल किया ही था। मित्तल एम्पायर का अपना गुडविल भी इतना जबरदस्त था कि हर कोई इस इवेंट को अटेंड करके मित्तल्स के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता था। रिसोर्ट में हर तरफ एक अलग ही नज़ारा था। कमाल की एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई थी।
लाइटनिंग ऐसी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। फ्लावर डेकोरेशंस ऐसा अमेजिंग कि आम इंसान की तो सोच से भी परे था। रिसोर्ट का हर एक कोना लिश लिश चमक रहा था। एक एक करके जब गेस्ट आ रहे थे, उन सब के बीच राहुल के पापा ने भी रिजॉर्ट में एंट्री की। उन्हें देखकर नील, मैगी, हिना सब बुरी तरह चौंक गए। नील का तो पारा हाई हो गया। नील ने मैगी को कहा, यह आदमी कितना बेशर्म है। इसी के बेटे की साजिश की वजह से इस रिजॉर्ट को इतना नुकसान पहुंचा। इन लोगों ने इसे जलाने की कोशिश की उस रफीक भाई के साथ मिलकर। और अब बेशर्मी से यहाँ पर इसकी रीओपनिंग सेरेमनी में मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। साशा ने नील को कहा, कार्तिक का ऑर्डर अब अलग है। वो क्या हस्ती है ये सब की समझ में आ चुका है। इनके यहाँ आने एक ही मतलब है कि यह अब कार्तिक के साथ अपने डिफरेंसेस सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर यह झुककर आगे से पहल कर रहे हैं तो हमें भी इस समय बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नींद ने साशा को कहा, क्या पता डिफरेंस सॉर्ट करने आए हैं या अभी भी कोई साजिश इनके दिमाग में चल रही है। हो सकता है इस इवेंट में कोई हंगामा क्रिएट करने आए हों। नील की बात सुनकर हिना ने कहा, हम इस आदमी पर नजर रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हम इसे ऐसा कोई मौका ही नहीं देंगे कि यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। उसी वक्त अचानक तेज शोर शराबा हुआ। कार्तिक तैयार होकर वेन्यू पर आ गया था। कार्तिक की गाड़ी रुकने के साथ ही बहुत तेज आतिशबाजी की जाने लगी। ये सारा अरेंजमेंट साशा और नील ने मिलकर कार्तिक के लिए किया था। उनके इस प्यार पर कार्तिक सरप्राइज रह गया। कियारा ने उसके लिए फूलों का रेड कार्पेट अरेंज किया था। और वहां पर खूब सारी चीयर गर्ल्स हवा में परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। अपने आसपास इतना इलेक्ट्रीफाइंग माहौल देखकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। इतनी अटेंशन पर कार्तिक ब्लश कर रहा था। कार्तिक की एंट्री इतनी शानदार थी जैसे वह किसी कंट्री का प्रिंस हो। और वाकई, कार्तिक किसी प्रिंस से कम लग भी नहीं रहा था। कार्तिक ने जब रिजॉर्ट में एंटर किया तो उसकी नज़र राहुल के फादर पर गई। वह हाथ बांधे कार्तिक के इंतजार में खड़े थे। कार्तिक को देखते ही वह कार्तिक की तरफ बढ़े और कार्तिक से कहा, हेलो मिस्टर कार्तिक, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने तो रिजॉर्ट को बहुत ही शानदार डेकोरेट किया है। इनफैक्ट अब तो ये पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। कार्तिक ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, इसके इतना खूबसूरत लगने का कुछ क्रेडिट तो आप लोगों को भी जाता है। ना आप इसे जलाते, ना इसको दोबारा बनाने की नौबत आती, और ना ही इतना सुंदर बनता। कार्तिक की बात पर राहुल के फादर एम्बैरेस से हो गए। कार्तिक का इस तरह बोलना उन्हें बहुत बुरा लगा। पर वो कुछ सोचकर बोले, मैं इस उम्मीद से आया हूं कि अब हम पुरानी बातें भूलकर एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। दोस्ती का रिश्ता। आई होप कि आप मेरे इस जेस्चर को एक रिस्पेक्ट देंगे। आज के दिन कार्तिक किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मिस्टर बजाज, मेरे रिसोर्ट में आपका स्वागत है। आप इवेंट एंजॉय कीजिए। मैं बाकी गेस्ट से मिलता हूँ। राहुल के पापा फौरन बोले, मिस्टर कार्तिक, मैं आपके रिसोर्ट के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। कार्तिक कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही चार लोग ने एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर एंटर किया। रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एक एंशिएंट पेंटिंग थी। उस पेंटिंग के अनकवर होने के साथ ही वहां जितने लोग खड़े थे, सब लोग शॉक्ड रह गए। वहां पर इस वक्त देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, जिन्हें आर्ट कल्चर पेंटिंग इन सब की बहुत नॉलेज थी। बहुत से लोग उस पेंटिंग को देखते ही पहचान गए कि वह रेयर कलेक्शन पीस है और स्पेशली पेरिस से मंगाई गई है। उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में थी। हर कोई हैरान था कि राहुल के फादर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कार्तिक को दे रहे हैं। आई ऑफ डार्क नाइट की माया भी वही खड़ी थी। उसी ने कार्तिक को कान में बताया कि यह पेंटिंग वर्ल्ड की रेयर कलेक्शन में से है और इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ऊपर है। माया की बात सुनकर कार्तिक भी सरप्राइज था। वहां और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो एक से एक गिफ्ट लेकर आए थे। अब तो वहां पर मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की जैसे कोई कंपटीशन ही चल पड़ा।
लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को कॉल करके उससे भी महंगी गिफ्ट अरेंज करने के ऑर्डर देने लगे। कार्तिक ने बिना कुछ कहे बहुत पोलाइटली आगे बढ़कर वह पेंटिंग एक्सेप्ट कर ली। इस समय उसको आने वाले इवेंट की फिक्र थी। वह ये सारा ड्रामा जल्दी वाइंड अप करना चाहता था। स्टेज के पीछे फाइनल रिहर्सल चल रही थी। सबके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। सब लोग कार्तिक का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक को भी परफॉर्मेंस से पहले उन सब से मिलना था। कार्तिक सबसे मिलता मिला था जल्दी से जल्दी। जब बैक स्टेज पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।